फ्लाइट 571 के तैयारे को क्रैश हुए 12 रोज गुजर गए और अब बच जाने वाले मुसाफिरों के पास खाने के लिए कुछ भी मौजूद ना था। इस बर्फानी इलाके में पौधे या जानवर भी मौजूद ना थे जिनको खाकर भूख खत्म की जा सके। मुसाफिरों को -30 डिग्री सेल्सियस की शदीद सर्दी और खाना ना मिलने की वजह से कम होते हुए वजन ने एक ऐसा दिल दहला देने वाला फैसला करने पर मजबूर कर दिया जो उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त और हम सबके लिए नाकाबिले यकीन है। और वो फैसला था जिंदा रहने के लिए अपने ही मरे हुए रिश्तेदारों और दोस्तों का गोश्त खाने का। नाजरीन, फ्लाइट 571 की अनमोल कहानी एक गैर मामूली अंदाज से लड़ी जाने वाली सर्वाइवल की जंग है जिसके दौरान एंडीज की बर्फानी पहाड़ियों में हादसे का शिकार होने वाले मुसाफिर मौत के साए में अपनी जिंदगी के लिए बदतरीन हालात से मुकाबला करते रहे। शदीद सर्दी और भूख के बावजूद उन मुसाफिरों ने नामुमकिन हालात में जीने के लिए हैरान कुन फैसले किए। ये कहानी इंसानी हौसले, ताकत और उम्मीद की वो मिसाल है जो नामुमकिन हालात में भी जिंदगी की कोशिश करने के लिए एक सबक से कम नहीं। ये एक ऐसी हकीकी सर्वाइवल की अनमोल कहानी है जिसके मुतालिक जानने के लिए आपको ये वीडियो मुकम्मल देखना होगी। तो आइए इस नाकाबिले यकीन सर्वाइवल के सफर का हिस्सा बन जाएं। नाजरीन, 12 अक्टूबर 1972 को मॉन्टेवीडियो यूरुग्वे के एमेचर ओल्ड क्रिश्चियन क्लब रग्बी यूनियन टीम के अरकान का प्रोग्राम था कि वो चिली के शहर सैंटियागो में एक इंग्लिश रग्बी टीम ओल्ड बॉयज क्लब के खिलाफ एक मैच खेले। क्लब के सदर डैनियल जोआन ने टीम को एंडीज पहाड़ियों के ऊपर से सैंटियागो तक हवाई सफर के लिए यूरुग्वे एयरफोर्स का ट्विन टर्बो फेयरचाइल्ड FH-227D तैयारा किराए पर लेकर दे दिया। इस तैयारे में रग्बी टीम के 19 खिलाड़ी, उनके दोस्तों रिश्तेदारों को मिलाकर 40 मुसाफिर और 5 अमले के अरकान शामिल थे। इस फ्लाइट को फ्लाइट 571 कहा जाता है और इस फ्लाइट का दौरानिया तकरीबन 3.5 घंटे का था। इस फ्लाइट 571 के कैप्टन पायलट इन कमांड कर्नल जूलियो सीजर फेराडेस एक तजर्बाकार एयरफोर्स पायलट थे जिनके पास 5117 घंटे की परवाज का तजर्बा था। उनके साथ को पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल डेनेट हेक्टर लगोरा भी थे। रग्बी प्लेयर और दीगर मुसाफिर बहुत पुरजोश और खुशगवार एनर्जी से भरपूर थे, लेकिन सर्द और खराब मौसमी हालात की वजह से इस प्रवास को एंडीज के दामन के करीब मेंडोजा अर्जेंटाइन में रातों रात गैर मुतवक्का तौर पर रुकना पड़ गया। अगले दिन 13 अक्टूबर को तैयारे में ईंधन भरने के बाद अर्जेंटाइन और चिली के दरमियान एंडीज की माउंटेन रेंज को अबूर करना पहला मरहला था, मगर दिक्कत ये थी कि मौसम अभी भी काफी सर्द और प्रवास के लिए नामुनासिब था। मगर फ्लाइट के कैप्टन कर्नल जूलियो सीजर फेराडेस एंडीज के पहाड़ी सिलसिलों के रूट से 29 मरतबा फ्लाई करने का तजर्बा रखता था और इस कॉन्फिडेंस की बुनियाद पर फ्लाइट 571 के अमले ने सैंटियागो की तरफ अपना सफर दोपहर 2:18 पर दोबारा शुरू कर दिया। उधर से सैंटियागो पहुंचने के लिए 1 घंटे का हवाई सफर दरकार था। नाज़रीन, हम आपको ये भी बताते चलें कि इस वाक़े का अहम किरदार है बर्फ से अटा हुआ एंडीज के पहाड़ों का सिलसिला। जनूबी अमेरिका के मगरबी किनारे के साथ फैले हुए एंडीज बर्फानी पहाड़ों का सिलसिला अर्जेंटाइन और चिली के दरमियान एक कुदरती बॉर्डर की शक्ल में मौजूद है। ये पहाड़ी सिलसिला दुनिया का सबसे तवील सिलसिला है जो तकरीबन 8,900 किलोमीटर या 5,530 मील तक फैला हुआ है और इसकी एवरेज बुलंदी हिमालय के पहाड़ों के बाद दूसरे नंबर पर तकरीबन 4,000 मीटर्स या 13,123 फीट है। फ्लाइट 571 का अमला जहाज को 18,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ाता हुआ अपनी मंजिल की जानिब गामजन था। हवा में उस तैयारे से नीचे की जानिब एंडीज का पहाड़ी सिलसिला बर्फ के सफेद समंदर की मानंद दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक तैयारे को शदीद बर्फानी हवाओं का सामना करना पड़ गया जिससे अमले की विजिबिलिटी कम हो गई। अमूमन विजिबिलिटी क्लियर होने की वजह से पायलट्स प्रवास के दौरान ही लोकेशंस को अमूमी अंदाज से जांच लेते हैं, मगर जब विजिबिलिटी क्लियर ना हो तो उनकी परेशानी में इजाफा हो जाता है। इस प्रवास को 1 घंटा गुजर गया तो पायलट्स ने समझ लिया कि वो शायद सैंटियागो शहर की हदूद में पहुंच चुके हैं।
चुनाचे उन्होंने सैंटियागो एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से प्रवास को लैंड करने की इजाजत तलब की। एयर ट्रैफिक कंट्रोल का सवाल था कि हमें नहीं लग रहा कि आप एंडीज के पहाड़ों को अबूर कर चुके हैं। तो पायलट्स की जानिब से जवाब मिला कि हम एंडीज के पहाड़ी सिलसिले को पार कर चुके हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट्स की बात को हतमी मानकर उन्हें लैंड करने की इजाजत दे डाली और तैयारे के अमले को एडवाइस दी कि आप 11,500 फीट के एल्टीट्यूड पर तैयारे को ले आओ। ये वक्त था 3:21 कि जब फ्लाइट 571 के पायलट्स ने उसके एल्टीट्यूड को कम करना शुरू कर दिया। लेकिन नाज़रीन, हकीकत ये थी कि विजिबिलिटी और रडार कवरेज की कमी की वजह से बेखबर हवाई जहाज अभी भी एंडीज की पहाड़ी सिलसिले के ऊपर ही प्रवास कर रहा था। तजर्बाकार पायलट फेराडेस भी नेविगेशन की खराबी को महसूस करने में नाकाम रहा और उसे ये मालूम ना हो सका वो कितनी देर से एंडीज के पहाड़ी सिलसिले के ऊपर भटक रहा है। ऐसे में जब तैयारा नीचे की जानिब आया तो पायलट्स को समझ आई कि वो अभी तक एंडीज के पहाड़ी सिलसिले में ही हैं और सामने एक बहुत ऊंची पहाड़ी चट्टान दिखाई दी। इस अचानक सामने आते पहाड़ की चट्टान से जहाज को बचाने के लिए पायलट जहाज को फौरी तौर पर ऊंचा करने की कोशिश करता है, मगर अब देर हो चुकी थी। तैयारे का रुख जब ऊपर की जानिब किया गया तो उसका पिछला हिस्सा पहाड़ से टकराकर टूट गया। पिछली जानिब मौजूद 3 मुसाफिर अपनी सीटों समेत टूटे हुए हिस्से के साथ उड़ गए। इस अचानक हादसे की वजह से तैयारे का दाएं जाने वाला विंग भी टूट गया था। जहाज एक झटके के बाद थोड़ा ऊपर की जानिब होते हुए कुछ लम्हों के बाद नीचे की जानिब गिरना शुरू हो गया और उसका दूसरा विंग भी पहाड़ से टकराकर टूट गया और बाकी बचा तैयारे का फ्रंट वाला हिस्सा 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से नीचे ढलानों से होता हुआ ग्लेशियर में गिर जाता है और 700 मीटर स्लाइड करने के बाद एक बड़े तोते से टकरा जाता है। इस हादसे से तैयारा बुरी तरह तहस नहस हो गया। उसमें मौजूद सीटें जहाज की खिड़कियां फाड़कर बाहर आ गईं। कॉकपिट पिचक चुका था और उसमें मौजूद पायलट्स मारे जा चुके थे और ये बदनसीब तैयारा एंडीज के पहाड़ी सिलसिले में किसी नामालूम मकाम पर तकरीबन 3,570 मीटर्स की बुलंदी पर पड़ा हुआ था। इस तैयारे के 45 मुसाफिरों में से 12 मारे जा चुके थे और बाकी बच जाने वाले 33 में से 6 अफराद शदीद जख्मी थे। बच जाने वाले 33 मुसाफिरों को इल्म भी ना था कि वो कहाँ मौजूद हैं और उनको ये सब कुछ एक डरावने ख्वाब जैसा महसूस हो रहा था। दूसरी जानिब मुतल्लिका हुक्काम को इस तैयारे के क्रैश हो जाने का इल्म हुआ तो उन्होंने रेस्क्यू की तैयारी शुरू कर दी, मगर मसला ये था कि एक तो एंडीज के पहाड़ों पर शदीद तेज हवाएं चल रही थीं और दूसरा कि शाम का वक्त हो चुका था जिससे रोशनी भी मध्यम हो चुकी थी। इस जानिब हादसे का शिकार तैयारे के मुसाफिर इस बात पर परेशान थे कि वो जिस मकाम पर मौजूद हैं वो सर्द तरीन इलाका है जहां रात के वक्त दर्जा हरारत -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। योरागोए के महकमा हवाबाजी और रेस्क्यू इदारों की जानिब से हादसे की शिकार होने वाली फ्लाइट 571 की तलाश के लिए 4 हेलीकॉप्टर्स रवाना किए गए। इन रेस्क्यू के लिए प्रवास करने वाले हेलीकॉप्टर्स ने एंडीज के पहाड़ी सिलसिले में उस जानिब कई चक्कर लगाए जिधर उनके अंदाजे के मुताबिक जहाज क्रैश हुआ होगा, मगर पूरे खित्ते में शदीद बर्फ और धुंध की वजह से वो मुतासरा जहाज को खोज ना पाए। वैसे भी जहाज का रंग सफेद होने की वजह से ये बर्फ पे गिरा हुआ दिखाई भी ना दे रहा था। इसी तरह रात हो गई और रेस्क्यू ऑपरेशन को अगले दिन तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। इस जानिब जिंदा बच जाने वाले मुसाफिर एक दूसरे को हौसले देते रहे कि उनको जल्द ही रेस्क्यू कर लिया जाएगा और वो उस सर्द रात को खैरियत से गुजारने की कोशिश करने लगे, मगर रात के वक्त सर्दी की शिद्दत -30 डिग्री सेल्सियस होने की वजह से उन मुसाफिरों में से सबसे शदीद जख्मी 5 मुसाफिर अपनी जान की बाजी हार गए। अब 33 में से 28 मुसाफिर जिंदा बचे थे। अगले रोज 14 अक्टूबर 1972 को योरागोए, अर्जेंटाइन और चिली की जानिब से 11 हवाई जहाजों पर मुश्तमिल एक ग्रैंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च होता है। उस सर्च ऑपरेशन के रेस्क्यू हवाई जहाज एंडीज के पहाड़ों पर अंदाजे के मुताबिक उन जगहों पर से भी गुजरते हैं जिधर उनके ख्याल से तैयारा क्रैश हुआ होगा। रेस्क्यू के लिए प्रवास करने वाले जहाजों को बर्फ में दबा हुआ हादसे का शिकार तैयारा सफेद रंग की वजह से दिखाई ही नहीं दे रहा था। दूसरी जानिब हादसे का शिकार तैयारे के मुसाफिरों ने अपने सामान और बैग्स को इकट्ठा करके एक बड़ा सा क्रॉस का निशान भी बना लिया ताकि उनको रेस्क्यू करने वाला कोई हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज उन्हें ढूंढने में कामयाब हो जाए।
ایک دو مواقع ایسے بھی آئے کہ یہ ریسکیو والے طیارے متاثرہ جگہ کے اوپر سے بھی گزرے، مگر انہیں برف کی سفیدی میں چھپا ہوا تباہ شدہ جہاز دکھائی نہ دیا، اور یہ دن ایسے ہی گزر گیا۔ اگلے روز 15 اکتوبر 1972 کو ریسکیو طیارے مزید اینڈیز کی پہاڑیوں پر چکر لگاتے ہیں، مگر انہیں کہیں پہ بھی متاثرہ جہاز دکھائی نہیں دیتا۔ اس جانب زندہ بچ جانے والے مسافروں کو اب احساس ہو چکا تھا کہ وہ جس مقام پر موجود ہیں اس کا جغرافیہ ہی ایسا ہے کہ پہاڑی ڈھلانوں میں برف کے انتر ہونے کی وجہ سے اوپر سے گزرتے ہوئے جہازوں یا ہیلی کاپٹرز کو وہ دکھائی نہیں دے رہے۔ اس لیے انہوں نے اب اپنے سروائیول کا خود ہی بندوبست کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ناظرین، دن یوں ہی گزرنے لگے، متاثرہ طیارے میں موجود کھانے پینے کی اشیاء ختم ہونا شروع ہو گئیں۔ مسافر پینے کے لیے پانی کا بندوبست برف کو میٹل کی شیٹ پر سورج کی روشنی سے پگھلا کر کرنے لگے۔ اگلے روز 16 اکتوبر 1972 کو ایک مسافر نینڈوز پراڈو، جو کہ حادثے والے دن سے کومے میں تھا، کو ہوش آ جاتا ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد اسے بتایا جاتا ہے کہ اس حادثے میں اس کی والدہ کی موت ہو گئی اور اس کی بہن شدید زخمی ہے۔ Nando, I'm so sorry. Susie! اس دوران طیارے کے بچ جانے والے مسافروں نے خود سے سروائیول کی کوششیں شروع کر دی تھیں، اور انہوں نے سردی سے بچنے کے لیے طیارے کو ایک شیلٹر ہوم جیسا بنا دیا۔ اس کے ٹوٹے ہوئے حصے کو اپنے سامان سے بند کر لیا اور طیارے کی سیٹوں کے فوم کو پاؤں اور جسم پر سردی سے حفاظت کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ لیکن انہی دنوں سردی اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے نینڈو پراڈو کی بہن دم توڑ گئی۔ اب بچ جانے والے مسافروں کی تعداد 27 رہ گئی، اور اس دوران 8 دن گزر چکے تھے۔ دوسری جانب یوراگوئے، ارجنٹائن اور چلی کی حکومتوں کے مشترکہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کو روک دیا گیا، کیونکہ اب ان کا اندازہ تھا کہ کریش ہو جانے والے جہاز میں کوئی زندہ نہ بچ سکا ہوگا، اور دوسری وجہ یہ کہ اکتوبر کے آخری دنوں میں اس علاقے میں شدید برفانی طوفان آتے ہیں، جس کے دوران ریسکیو آپریشن بھی جاری رکھنا ممکن نہ تھا۔ ادھر مسافروں کو جہاز کے ملبے میں سے ایک ریڈیو ملتا ہے، جس کو آن کرنے پر ان مسافروں نے جو خبر سنی وہ ان کو مایوس کرنے کے لیے کافی تھی، کیونکہ انہیں ریڈیو کے ذریعے یہ خبر پتہ چلتی ہے کہ ان کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن روک دیا گیا ہے۔ اس خبر کو سننے کے بعد بچ جانے والے تمام 27 مسافر سناٹے میں آ گئے، اور انہیں ایسا لگا کہ شاید اب ان کی زندگی کا اختتام اسی جگہ پر ہوگا جہاں وہ بے یار و مددگار موجود ہیں۔ اب ان کے پاس 2 ہی راستے تھے، ایک تو یہ کہ اس برف کی دلدل میں دھنس کر مر جائیں، یا پھر اس جگہ سے نکل کر کسی ایسے مقام تک پہنچ جائیں جہاں ان کو ریسکیو کیا جا سکے۔ حادثے کو 12 روز گزر چکے تھے۔ اسی دوران جہاز میں رہ جانے والا کھانا ختم ہو گیا، اور وہ تمام مسافر یہ سوچ کر مزید مایوس ہونے لگے کہ وہ ایک ایسی جگہ پر اپنی زندگی کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے جو انتہائی برفیلی اور جہاں نہ پیڑ نہ پودے تھے اور نہ کوئی جانور کہ جن کو خوراک بنایا جا سکے۔ اس موقع پر مسافروں کو -30 ڈگری سیلسیس کی شدید سردی اور کھانا نہ ملنے کی وجہ سے کم ہوتے وزن نے ایک ایسا دل دہلا دینے والا فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا جو ان کے لیے ناقابل برداشت اور ہم سب کے لیے ناقابل یقین ہے، اور وہ فیصلہ تھا زندہ رہنے کے لیے اپنے ہی مرے ہوئے رشتہ داروں اور دوستوں کے گوشت کو کھانے کا۔ The only protein here is in the bodies of our friends. حالانکہ اس فیصلے پر سب لوگ راضی نہ تھے، لیکن روبرٹو کنیسا اس سلسلے میں مرے ہوئے ساتھی مسافر کا گوشت کھانے والا پہلا شخص تھا۔ کنیسا بنیادی طور پر ایک میڈیکل طالب علم ہونے کی وجہ سے اس عمل کا مظاہرہ کر کے سب کے لیے مثال بھی بن رہا تھا۔ یہ ایک مشکل اور اخلاقی طور پر چیلنجنگ فیصلہ تھا، لیکن آخرکار ان کو زندہ رہنے کے لیے آخری حل یہی لگا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے، لیکن 29 اکتوبر 1972 کو ان بچ جانے والے مسافروں پر ایک نئی آفت آ گئی۔ رات کو سوتے ہوئے ایک برفانی تودا ان پر آ گرا، جس سے اس میں موجود تمام مسافر دب گئے۔ اس دوران دم گھٹنے سے 8 مسافروں کی زندگی ختم ہو گئی، اور بچ جانے والے مسافروں کی تعداد اب 19 رہ گئی۔ ان 19 بچ جانے والے مسافروں نے بڑی مشکل سے خود کو برف سے نکالا، لیکن ان 19 مسافروں میں سے 16 کافی زخمی ہو چکے تھے۔ چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان میں سے 3 مسافر کسی دور مقام پہ جا کر مدد کی تلاش کریں گے۔ چنانچہ 3 مسافروں کنیسا، پراڈو اور وزنگٹن نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اس مقام سے دور جا کر مدد تلاش کریں گے۔ یہ تینوں مسافر طویل فاصلہ طے کرتے ہیں، مگر ہر جانب برف ہی برف دکھائی دے رہی تھی، اور کوئی ایسا راستہ نہیں مل رہا تھا جو انہیں آبادی کی جانب لے جائے۔
ऐसे में चलते हुए उनको क्रैश हो जाने वाले तैयारे का पिछला हिस्सा भी मिल गया, जो एक पहाड़ की चट्टान से टकराकर टूटा था। उनको उस टूटे हुए जहाज के मलबे से कुछ खाने पीने का सामान समेत अद्वियात भी मिल गईं। इसके साथ उस हिस्से से इन 3 मुसाफिरों को एक 2-वे रेडियो कम्युनिकेशन डिवाइस और एक बैटरी भी मिली, लेकिन ये 25 किलोग्राम की वजनी बैटरी थी जिसको उठाकर वापस तैयारे के दूसरे हिस्से तक लेके जाना मुमकिन ना था। वो तीनों मुसाफिर वापस आकर तैयारे में मौजूद एक ऐसे मुसाफिर से बात करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक के काम का माहिर था, और उनकी नई कोशिश ये थी कि तबाहशुदा तैयारे की बॉडी में से मिलने वाले 2-वे रेडियो कम्युनिकेशन डिवाइस बैटरी से जोड़कर इमरजेंसी सिग्नल्स रेस्क्यू के लिए भेजे जाएं। इस तमाम अमल के दौरान कई रोज गुजर गए, मगर बैटरी और कम्युनिकेशन डिवाइस को जोड़कर ऑन करने में ये कामयाब ना हो सके, और इसकी वजह ये थी कि जहाज का इलेक्ट्रिकल सिस्टम 115 वोल्ट AC का था और उनके पास जो बैटरी मौजूद थी वो 24 वोल्ट DC करंट की हामिल थी, और उनके पास इसकी पैचिंग का कोई जरिया भी ना था। चुनाचे ये मंसूबा फेल हो गया। सर्दी बढ़ती जा रही थी, आए रोज तूफानी हवाएं भी चल रही थीं, और ये मुसाफिर इन्हीं सख्त हालात में जिंदा रहने की कोशिशें कर रहे थे। ऐसे में एक और हादसा उनकी जानिब बढ़ रहा था कि जब 11 दिसंबर 1972 को रात के वक्त एक मर्तबा फिर बर्फानी तोदा उन पर आ गिरा, जिससे 3 मजीद मुसाफिर मारे गए। अब बच जाने वाले मुसाफिरों की तादाद सिर्फ 16 रह गई थी। एक मर्तबा फिर तीनों मुसाफिरों कनेसा, प्राडो और विजिंगटन, जो कि पहले भी मदद के लिए इर्द गिर्द के इलाके का सफर कर चुके थे, ने फैसला किया कि हर हाल में अपनी जिंदगी और बाकी बच जाने वाले जख्मी मुसाफिरों को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ से दूर जाकर मदद लाना होगी। ये तीनों मशरिक की जानिब रवाना होते हैं और ऊंचाई को अबूर करने की कोशिश करते हैं बिना किसी हाइकिंग के औजारों के। इंतहाई मुश्किल मगर महारत से ये ऊंचाई की जानिब बढ़ते जा रहे थे, लेकिन पहाड़ की ऊंचाई पर जाकर उनको ये देखकर मजीद हैरत हुई कि आगे एक और तवील पहाड़ी सिलसिला था जो काफी पेचीदा और सब्र आजमा था। इनके पास खुराक भी बहुत कम थी, चुनाचे उनमें से एक मुसाफिर विजिंगटन को वापस भेज दिया गया कि वो बाकी जख्मी मुसाफिरों का ख्याल रखे, और बकिया सफर और मदद की तलाश करने की जिम्मेदारी दोनों मुसाफिरों कनेसा और प्राडो ने संभाल ली। विजिंगटन वापस चला गया, प्राडो और कनेसा आगे बढ़ते रहे। ये दोनों अब दुरुस्त सिमत का अंदाजा लगा चुके थे और इनकी कोशिश थी कि वो आगे बढ़कर चिली की आबादी तक पहुंच जाएं। चलते चलते दिन गुजर गए तो इन दोनों को जिंदगी की एक उम्मीद बहती नदी नजर आई, और ये उस बहती नदी के साथ आगे बढ़ते रहे। यानी जिस जानिब नदी बह रही थी ये उस जानिब डाउन हिल की तरफ बढ़ते गए। एक अंदाजे के मुताबिक इन दोनों मुसाफिरों ने 61 किलोमीटर की हाइकिंग और पैदल सफर किया था, और आखिरकार लगातार 9 दिन तक चलते रहने के बाद 20 दिसंबर 1972 को उन्हें आबादी के आसार दिखाई दिए। ये दोनों उस वक्त तक बहुत थक चुके थे। ऐसे में इन दोनों को नदी के उस पार एक शख्स घोड़े पर बैठा दिखाई दिया। प्राडो उस शख्स को देखकर पुकारता है, चीख कर उसे अपनी जानिब मुतवज्जे करने की कोशिश करता है, मगर नदी के शोर में उसकी आवाज दूसरी जानिब मौजूद शख्स को ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रही थी। मगर वो घोड़ा सवार समझ आता है कि ये लोग उससे कोई मदद चाह रहे हैं। वो उनको टुमारो कहकर चला जाता है। अगले रोज वो घोड़ा सवार दोबारा वापस आता है तो उसके पास एक कागज और कलम मौजूद थी। उसने वो कागज और कलम को एक पत्थर में लपेट कर इनकी जानिब फेंक दिया। इस जानिब प्राडो ने उस कलम से कागज पर खुद पर बीती सारी दास्तान लिख डाली। जब उस देहाती ने वो तहरीर पढ़ी तो वो आसानी से समझ गया कि ये वही क्रैश होने वाले तैयारे के बच जाने वाले मुसाफिर हैं, क्योंकि उस तैयारे की क्रैश की खबर बहुत मशहूर हुई थी और उन दिनों रेस्क्यू एहलकार इन इलाकों में गश्त भी करके गए थे कि शायद उनको तबाह होने वाले जहाज की डायरेक्शन या मलबे की कोई इतला मिल सके। वो देहाती जल्दी से वापस शहर की जानिब गया और रेस्क्यू के लिए आर्मी व एयरफोर्स के हुक्काम को ये खबर पहुंचा दी। चुनाचे चिली की एयरफोर्स और आर्मी की टीमें उनको रेस्क्यू करने पहुंच गईं। प्राडो और कनेसा को हेलीकॉप्टर्स पर साथ ले जाकर क्रैश होने वाले तैयारे के असल मकाम को खोज लिया गया और वहां मौजूद जिंदा बच जाने वाले बाकी मुसाफिरों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। और यूं 13 अक्टूबर 1972 को क्रैश होने वाली फ्लाइट 571 के मुसाफिरों को क्रैश के 70 दिनों के बाद रेस्क्यू कर लिया गया। नाज़रीन, फ्लाइट 571 का हादसा हमें ये सिखाता है कि जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं। अगर हम अपनी सलाहियतों पर यकीन रखें, एक दूसरे की मदद करें और उम्मीद ना छोड़ें तो हम किसी भी मुश्किल से निकल सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज की अनमोल कहानी पसंद आई होगी।
اپنا فیڈ بیک کامنٹس میں لازمی دیجیے گا. اگلی انمول کہانی میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے گڈ بائے.